अजहर साहब, तो आप बताइए कि ये जो विधानसभा इलेक्शन है, इसमें आप जिस पार्टी से खड़े हैं वो पार्टी क्या है और उसका जो तारुफ है वो आप हमारी जनता को कराइए। देखिए, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, बेसिकली जिसको एसडीपीआई बोल के भी एड्रेस किया जाता है, तो बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि एक मुस्लिम पार्टी है और भी दीगर पार्टी हैं, पॉलिटिकल पार्टी, उस तरीके से ये भी एक पॉलिटिकल पार्टी है। बेसिकली एसडीपीआई जो है वो कोई मुस्लिम पार्टी नहीं है। हमने सोशल डेमोक्रेसी एक आइडियोलॉजिक सोच है। आज हम देखते हैं कि यहाँ पे मतलब बहुत सारे मुस्लिम समाज का खास करके बोलना चाहता हूँ। मैं हड़पसर मतदार संघ से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। इस इलेक्शन में यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और मुसलमानों को ऐसा लगता है कि हमारी आवाज़ उठना चाहिए, हमारी आवाज़ सियासत में जाना चाहिए। इसको लेके बहुत सारे मीटिंग्स हो गए, यहाँ तक कि बहुत सारे उलमाओं ने, एनजीओ ने मिलके 5-5, 6-6 मीटिंग्स यहाँ पे रखे। वो मीटिंगों के पीछे मकसद ये था, इसके पहले इस तरीके से पहल कहीं भी नहीं हुई महाराष्ट्र में या फिर दीगर जगह पे कि हमको आवाज दो, मतलब हमको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। उनका ये मकसद था कि अभी जो महाराष्ट्र में सियासत चल रही, नफरत की सियासत, खासकर उस नफरत की सियासत ना सिर्फ महाराष्ट्र में चल रही, मुल्क में चल रही है। और वो सियासत में भारतीय सियासत जिसको बोलते हैं, राजनीति जिसको बोलते हैं, उसमें धर्म की राजनीति इस तरीके से डीप अंदर घुस चुकी है कि आज हर सियासी पार्टी जो है उसको लेके चल रही है। इस पस मंजर में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया तकरीबन 18 स्टेट में काम करती है। ऐसा नहीं कि हम लोग कोई एक शख्स है उसने उठा पार्टी बना लिया। आज भारतीय राजनीति में भारत को आगे लेके जाने के लिए भारत की बात करने वाली कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तो हम एसडीपीआई इस पैमाने पे आए हुए हैं कि सोशल डेमोक्रेसी की आइडियोलॉजी लेके चल रहे हैं। सोशल डेमोक्रेसी मतलब क्या, बहुत सारे लोगों को ये मतलब नया अल्फाज हो सकता है। हम सोशल डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि भारत में जो भी समाज है, चाहे वो मराठा समाज हो, दलित समाज हो, मुस्लिम समाज हो, ये लोगों का जिस पैमाने में वो समाज में मौजूद है, जितने फीसद में वो मौजूद है, उतने फीसद से उनका रिप्रेजेंटेशन असेंबली में होना चाहिए। आज अगर मुल्क में पैसा है तो कितना पैसा किसके पास है? अगर मैं ये कहूँ, थोड़ा मैं 1-2 मिनट लेना चाहूंगा आपके, अगर मैं ये कहूँ कि 10 लोगों में जो है 1 करोड़ रुपए है, मतलब इसका मतलब ये समझा जाता है कि 10 लोगों में 10 करोड़ रुपए खर्चा हो रहे, ये समझिए। लेकिन वही अगर एक शख्स के पास है तो बाकी 9 तो गरीब है ना। उसी तरीके से मुल्क में तकरीबन जो है 60% से ज्यादा जो पैसा है वो चंद लोगों के 1-2% लोगों के हाथ में है। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस को काउंटर करने के लिए कोई आइडियोलॉजी सामने नहीं है। इस तरह के बहुत सारे मसले हैं। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप जिस हड़पसर कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहे हैं, तो उस हड़पसर कॉन्स्टिट्यूंसी की जो जनता है उनकी ज़रूरत क्या है? देखिए, ये विधानसभा का इलेक्शन है, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि हमको एक ज़हनी तौर पे जो है ना, एक गुलाम बनाया गया है। हाथों में जंजीरें हैं, लेकिन आज अक्सरियत में उस जंजीरों का एहसास नहीं हो रहा है। जिस दिन गुलामगिरी का एहसास होगा ना, तो उससे बाहर आने की कोशिश करेंगे। मैं बेसिक मुद्दे करता हूँ, विधानसभा के मुद्दे बाद में आते हैं। कोंडवा इलाके में जो है ना, अभी मिसाल की तरफ मुस्लिम बहुल इलाका है। आप इमेजिन कीजिए शफीक साहब कि नवाजिश पार्क एक एरिया है, वहां से एक मस्तूरात निकलते कभी नीचे सब्जी लेने के लिए, तकरीबन 1 किलोमीटर का रास्ता है। अगर खुदा ना खास्ता अगर जरूरत महसूस होती है नेचुरल कॉल की, या पेशाब टॉयलेट जाना होगा, यकीन मानिए इतने 4-5 किलोमीटर तक जो है ना, लेडीज का एक टॉयलेट नहीं है प्रॉपर। मुस्लिम का एक बेसिक नीड है ना, वो तो इंसान वॉशरूम, चलो मर्द चलो मस्जिद में चला जाए या दीगर जगह चला जाए, मस्तूरात क्या करेंगे? बेसिक चीज नहीं। उसके अलावा आप देखेंगे एजुकेशन का, कोरोना में आबादी कम से कम 60 हजार के आसपास आबादी है। हर साल कई सारे बच्चे 8वीं के बाद पढ़ना चाहते हैं।
यहाँ रहने वाला एवरेज जो मुसलमान है ना, उसकी आमदनी एवरेज जो है ना 12, 13, 14 हजार के आसपास रहेगी। 7, 8 हजार जो है ना किराया भर के वो घर का, राशन का, गैस का भरने के बाद अगर उसको बच्चे पढ़ाना है, घर में 3 बच्चे हैं, 8वीं के बाद अगर पढ़ाना है, उसको सिटी में भेजना पड़ता है। 2-3 सिर्फ यहाँ पे स्कूल है जहाँ पे 8वीं के बाद आपको पढ़ाया जा सकता है, वरना बहुत सारे बोगस स्कूल हर गली में खुले हुए, उनकी कोई वैलिडिटी नहीं। उनको पढ़ाने के लिए कैंप जाना पड़ता है। कैंप आना जाने के लिए रोज के जो है ना 30-60 रुपए खर्चा होता है। 30 रुपए जाने के लिए, 30 रुपए आने के लिए। मतलब जो है आप जो है हफ्ते पर महीने का कितना होता है, तकरीबन 2000 रुपए आपको उसको देना पड़ेगा। आप मुझे बताइए कौन सा मिडिल क्लास 3 बच्चों को 6000 रुपए सिर्फ आने जाने के लिए दे सकता? बेसिक फैसिलिटीज नहीं है। उसके अलावा आप बोलिए यहाँ पे नशे का इतना ये कारोबार हो रहा है, गुंडागर्दी, टीन एज बच्चे जो है वो क्राइम में इन्वॉल्व है, उसके ताल्लुक से भी कोई अवेयरनेस नहीं। बेसिक यहाँ पे पुलिस चौकी चाहिए था, हमने कई मरतबा मुताबला किया कि यहाँ पे पुलिस चौकी दीजिए आप, क्योंकि टीन एज बच्चे नशे के आहार जा रहे हैं, तो वो चौकी बन के सब कुछ रेडी है, बस उसको शुरू करने की इच्छा नहीं है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके ताल्लुक से सोच रखने की नेताओं में इच्छा नहीं है। अगर वो सियासी तौर पे यहाँ के मुसलमानों को दे सकते ना, यहाँ के नगर सेवक लोग, वो क्या दे सकते मालूम? जो फ्री में दे सकते, वरना तो फ्री में कुछ भी नहीं देते। नल का कनेक्शन लेने के लिए 2500 रुपये, 3000 रुपये उनको देना पड़ता है। उसके अलावा बिल्डिंग बांधना है, हर स्लैब के लिए 1-1, 2-2 लाख रुपए बिल्डर से मांगते हैं। उसके बगैर जो ना कोंडवा जो है ये अच्छा बेस्ट तरीके का बोल सकते हैं। एग्जाम्पल अगर लेना आपको, ये कंक्रीट स्लम है, ये झोपड़पट्टी बन चुकी है। खुदा ना खास्ता अगर कोई मसला होता है ना, एक एम्बुलेंस की गाड़ी ठीक से शाम में नहीं जा सकती, मालूम आप लोगों को? 4 व्हीलर दूर की बात है, बड़ी गाड़ी एम्बुलेंस बोल रहा हूं मैं, वाटर इसकी फायर ब्रिगेड की तो बहुत दूर की बात है। ये कोंडवा का सिचुएशन करके, और लोग उसके आदी होते जा रहे हैं। थोड़ा सा हम आपको ये करना चाहते हैं, आप मुस्लिम के अलावा जो दूसरे दीगर कम्युनिटीज कास्ट के लोग हैं उनके लिए क्या देंगे, आप वो भी बताइए उसमें। देखिए आज जो है किसी एक समुदाय के लिए अलग, उसके लिए अलग, ये जरूरत नहीं है। हमें ये देखने की जरूरत है कि मुल्क को क्या चाहिए, और उस मुल्क के अंदर जो समाज है उसके हर एक के अपने अपने प्रॉब्लम है। सबको एक दवाई देके नहीं चलती है। सर हड़पसर कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहाँ के लोगों को क्या मिलेगा अगर वो आपको चुनकर देते हैं? हमारा बेसिक ये चीज है जो मैं बता रहा हूँ कि दलित समाज का भी जो है ना, उनके लीडरशिप नहीं ना, उनके सही से आवाज उठाई जा रही। आज हड़पसर के अंदर भी जो है ना काफी हद तक, तकरीबन मैं समझता हूँ 80,000 के आसपास जो है ना, मिनिमम 80,000 दलित वोटर्स है, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं। आज भी वे लोग स्लम में जी रहे हैं। एजुकेशनल प्रॉब्लम है, चाहे आप राम टेकड़ी जाइए, अपर साइड में जाइए, उनका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे भी उनके इसमें अवेलेबिलिटी है। और उससे बढ़कर जो है ना, भले हम मेट्रो सिटीज में रहते हैं, लेकिन आज भी दलित एट्रोसिटीज हो रहे हैं, कई सारे दलित एट्रोसिटी केसेस फेस कर रहे हैं। और हम जो है एज अ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया उनको एक समाज के अंदर एक उच्चतर स्तर निर्माण करने के लिए बेसिक एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंसान रह सके, इस तरीके की फैसिलिटीज जो है मुहैया कराने की, और उसी के साथ साथ उनकी आवाज जो है ना कारपोरेशन तक जो है ना सही मायने में पहुंचाने के लिए हम लोग तकलीफ देने का दलित समाज के अंदर वो भी काम कर रहे हैं। वहीं पे जहाँ तक मराठा समाज का बात है, संविधान में प्रोविजन है कि अगर कोई समाज कमजोर है, ये चीजें है, तो संविधानिक प्रोविजन के तहत में उसको रिजर्वेशन अलाउड करके वो समाज को ऊपर मुख्य धारा में लाने के लिए कोशिश करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मराठा समाज जो है काफी हद तक इस मुद्दे को लेके जागरूक है, उनकी डिमांड है। और एसडीपीआई जो है ना, जो कमजोर तबका है उसको रिजर्वेशन प्रोविजन के तहत में अपलिफ्ट करना चाहिए, इस सोच रखती है। और हम लोग इंशाल्लाह हम लोग रिजर्वेशन के ताल्लुक से काम करने वाले हैं। आज तक एसडीपीआई ने जो कुछ काम किए हैं, अगर उनमें से कुछ काम अगर आप गिनवाए। देखिए एसडीपीआई यहाँ पे बहुत सालों से काम कर रही है, और
एसडीपीआई बेसिकली जो है ना, मैं जिस तरीके से बताया कि एक आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल पार्टी है। हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया है, पॉलिटिकल जो आज ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स चल रहा है ना, कि नेता का बेटा जो है नेता बनेगा, उसी तरीके से कोई पहचान वाला रईस नेता बनेगा। हम लोगों ने ग्रास रूट लेवल पे जाके समाज में से लीडरशिप हम उभार रहे हैं, उनको प्रशिक्षित कर रहे हैं। उसी के साथ साथ जो है ये लीडरशिप को हम लोग उभार के समाज में आप बेहतर जिंदगी कैसे अदा कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे कई सारे जगह पे मेडिकल एक्टिविज्म का वर्कशॉप लिया था, जहाँ पे गरीबों का इलाज फ्री में हो सकता है। अब मैं समझता हूँ, कोंडवा की बात करता हूँ, कोंडवा का 90% से ज्यादा गरीब का इलाज जो है, चाहे वो कितना भी लाखों का बिल होने दीजिए, वो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, चाहे वो रोबी जहांगीर हो, यहाँ पे पूरा फ्री हो, चाहे वो 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख कितना भी हो। तो हम लोगों ने उनको एम्पावर किया। उसी तरीके से मेडिकली जो है ना, हम लोगों ने कई सारे लोगों के फ्री में इलाज किए। उसी के साथ साथ जो है हम लोग सिविक इश्यूज के अंदर, जैसे मिसाल के तौर पर गंभीर मुद्दा बोलता हूँ शफीक भाई आपको, कोंडवा में इंसान रहते हैं, अशरफ नगर के अंदर ड्रेनेज का वाटर, टॉयलेट का वाटर जो है, वो वाटर पीने के पानी में मिक्स होके बाकायदा महीनों तक जो है ना लोगों को जा रहा था। आप सोचिए कि लोग जो है ना कई महीनों तक टॉयलेट मिक्स पानी पी रहे थे। वो एसडीपीआई ने बाकायदा लैब टेस्ट ये किया, उसको हमने ये किया, और वहाँ पे 2 करोड़ तक का लाइन ये किया। और पूना शहर की बात है तो पूना शहर के अंदर एसडीपीआई ने बहुत सारे इश्यूज में, चाहे वो डेक्कन मस्जिद हो, ट्रिपल तलाक का इश्यू हो, या फिर हिजाब का मसला हो, या फिर जब कलीम सिद्दीकी जैसे उलमाओं पे अरेस्टिंग हुआ उस टाइम पे प्रोटेस्ट किया। उसी के साथ साथ जब बिल्किस बानो के अपराधियों को छोड़ा गया, रेपिस्ट के ताल्लुक से गवर्नमेंट ये कर रही थी, मणिपुर का इश्यू था, उस पर हमने आवाज उठाई है। उसी के साथ साथ जब नफरत की सियासत हो रही थी, रामगिरी हो या फिर यतीम नरसिंहानंद हो, उसके ताल्लुक से महाराष्ट्र में तकरीबन 28 से ज्यादा एफआईआर हमने किए हैं। मॉब लिंचिंग के ताल्लुक से जो केसेस हो रहे, पूना के सराउंडिंग में आपको बोलता हूँ 2-3 केसेस है जहाँ पे सिर्फ मुसलमान है जगह का ओनर, तो उनके पेपर पे नोंद ना हो, ऐसा ग्राम पंचायत ने ठराव पास किया हुआ था। वो इश्यू को हमने टैकल किया। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज है जहाँ पे सिविक इश्यूज है, मेडिकल एक्टिविज्म है, लीगल केसेस हमने डाला हुआ है, और कौम मिल्लत के मसले पे हम लोग फोरफ्रंट पे रहे हुए हैं। अदर कास्ट का अगर किसी पर जुल्म हो रहा है तो उसके लिए एसडीपीआई ने कब कब लड़ाई की है? मैं आपको बोलता हूँ, महाराष्ट्र में दलित के ताल्लुक से अगर पिछले चंद सालों में अगर देखा जाए ना, तो सबसे बड़ी अट्रॉसिटी ये हो गई, 100 साल पूरे हो रहे थे भीमा कोरेगांव के इशू के लिए। वहां पे जहाँ पे लोग खुशियां मनाने के लिए एक सेलिब्रेशन था, गुलामगिरी से आज़ादी की तरफ का कदम की पहल थी, उसको लोग सेलिब्रेट करते। वहाँ पे जानबूझ के फसादी लोगों ने जो है वहाँ पे फसाद किया हुआ था। उस फसाद में मिलिंद एकबोटे और भिड़े का नाम आ रहा था। उस वक्त एसडीपीआई, उसके अलावा बहुत सारे फैक्ट फाइंडिंग कमिटीज बने हुए थे। वो सारे फैक्ट फाइंडिंग कमिटी में एसडीपीआई की अपने 250 पेजेस का रिपोर्ट है, फैक्ट फाइंडिंग की सारी चीजों की। वो रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर प्रकाश अंबेडकर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। उस रिपोर्ट के अंदर हमने एविडेंसेस दिए थे कि ये फसाद करने के 1.5 महीने पहले मीटिंग कहाँ हुई थी, उस मीटिंग के फोटोग्राफ दिए थे। उसके अलावा उस फसाद के अंदर कहाँ कहाँ से लोग आए थे, उस फसाद के पहले भिड़े कहाँ कहाँ मीटिंग किया हुआ था, उस फसाद के अंदर कौन कौन से लीडरशिप शामिल थी, ये सारी चीजें हमने फैक्ट फाइंडिंग की थी। और पूरा रिपोर्ट जो है हम लोग प्रकाश अंबेडकर उनको भी देते, और हम लोग रिट पिटीशन डालने वाले थे, हमको रोका गया कि हम ये करते, आप मत कीजिए। ये सबसे बड़ा दलित इशू था। उसके अलावा जो है बहुत सारे राम टेकड़ी के साइड में मसले हो गए, जहाँ पे दलित होने की बुनियाद पे जो है ना उनके साथ में पुलिस डिस्क्रिमिनेट कर रही थी, वहाँ पे सबसे पहले हम रहे थे। तो बहुत सारे सेवरल इश्यूज है जिसको एड्रेस किए हैं। तो